हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी पोम है हार्वेस्ट हिम, उसकी वन शॉट समरी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट 1 को, ताकि आपके जितने भी डाउट हों वो एकदम क्लियर हो जाएं और साथ में हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख लें। तो चलिए साथ में मिलकर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द स्टैंजा नंबर फॉर द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा गिवन बिलो। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। तो यहाँ क्या है, हमें एक मेन आइडिया दिया गया है कि कौन सा स्टैंजा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन से स्टैंजा, मतलब कौन सा नंबर है उस स्टैंजा का जिसमें ये बात करी गई है। जैसे कि द स्पीकर रिकॉग्नाइज द लॉर्ड काइंडनेस एंड प्रेज हिम फॉर नरिशिंग द फील्ड। जो स्पीकर हैं वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि लॉर्ड कितने दयालु हैं और उनकी तारीफ करते हैं कि वो कैसे हमारी फील्ड्स, हमारी खेत, हमारी फसल को नरिश करने में, प्रॉस्पर करने में, आगे ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करती है। तो ये कहाँ कहा गया है? स्टैंजा नंबर 1 में। देन नेक्स्ट, द स्पीकर प्रेज द जेनरोसिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हु एंश्योर अ रिच हार्वेस्ट। यहाँ जो स्पीकर हैं किसको प्रेज कर रहे हैं, किसकी तारीफ कर रहे हैं? ब्रह्मा की, जिन्होंने पूरे इस ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है और वो ख्याल रखते हैं कि हम सबको खाना मिले, हमारी फसल खेती अच्छी हो। तो ये कब, कौन से स्टैंजा का मेन आइडिया है? स्टैंजा नंबर 4। देन द स्पीकर डिवोट देयर लाइव्स एंड वर्क एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द लॉर्ड एंड सीक हिज विजडम, सपोर्ट एंड केयर। तो यहाँ जो स्पीकर है वो बोलते हैं कि लोग अपनी लाइफ को, अपनी मेहनत को और अपनी ज़िंदगी को डिवोट करते हैं रिस्पेक्ट में, सम्मान में, और क्या मांगते हैं उनसे? कि वो उनका सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, उनको अपनी सलाह दें, विजडम दें और उनकी केयर करें। तो ये भी क्या है? हमारा स्टैंजा 4 का मेन आइडिया है। देन नेक्स्ट, द स्पीकर पे होमेज टू द अर्थ एंड अप्रिशिएट हर रोल इन सपोर्टिंग लाइफ बाय डेडिकेटिंग देयर हार्वेस्ट। जो स्पीकर हैं वो क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं अर्थ को और अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे उनकी रोल की वजह से हम सब जीवित हैं, मतलब हम सब के अंदर ज़िंदगी है, वो सबको ज़िंदगी देती हैं और अपनी जो हार्वेस्ट है, जो उनकी फसल है, वो उनके लिए रिस्पेक्ट में डेडिकेट करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा स्टैंजा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर हो गए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस विद इन द ब्रैकेट। तो यहाँ क्या करना है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, उनको हमें चूज करना है। द सेटिंग ऑफ द पोम इज अ रूरल लैंडस्केप पॉसिबली ड्यूरिंग अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये जो है सेटिंग है पोम की, कैसी है? गांव में है, एक गांव वाले एरिया की बात करी जा रही है, राइट? यहाँ शहर तो था नहीं, और कैसे एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम ये पोम ऐसा लग रहा है कि चल रही है, क्योंकि यहाँ क्या, लोग फसल लेके जा रहे हैं, गॉड को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, पकवान बना रहे हैं। Then the tone of the poem is respectful and celebratory because it praises nature and Lord with deep respect and gratitude। तो ये जो टोन है पोम की, क्या है? बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। और यहाँ किसको सेलिब्रेट करा जा रहा है, किसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, किसकी तारीफ करी जा रही है? एक तो नेचर की और लॉर्ड की, क्योंकि इन दोनों की वजह से जो क्रॉप है वो ग्रो कर पाती है। तो यहाँ इनको बहुत डीप रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड शो करा जा रहा है। देन नेक्स्ट, इन द लाइन दाओ आर्ट आर हैंड्स एंड आर heart and our home, the letter H is capitalized in hands, heart and home because। तो यहाँ क्या आ जाएगा? God resides in them। तो ये जो हमारा लाइन है कि तो आपके ही अंदर, हमारे हाथों में भी आप हैं, हमारे दिलों में भी आप हैं और हमारे घरों में भी आप हैं। तो यहाँ क्या है? H हमारा कैपिटलाइज है। वो इसलिए क्योंकि इसी बात को दिखाया जा रहा है कि गॉड उनके ही अंदर है, उनके ही अंदर रिसाइड करता है, कि उनके हाथों में भी वही हैं, उनके दिलों में भी और उनके घरों में भी वही हैं। मतलब गॉड उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के अंदर रिजाइड करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोम। तो ये क्या है? कुछ हमारी लाइन्स है पोम की, इनमें कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज करा गया है? जैसे कि ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। तो यहाँ क्या आ रहा है? एलिट्रेशन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्राइट एंड म्यूनिफिसेंट ऑफ द मॉर्न। तो यहाँ कैसे आ रहा है एलिट्रेशन? एक तो म्यूनिफिसेंट, देन दूसरा हमारा क्या जा रहा है? मॉर्न, राइट? तो यहाँ एम और एम की जो साउंड है वो एक सेंटेंस में रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? एलिट्रेशन आ जाएगा। देन नेक्स्ट, वी ब्रिंग दी आर लाइव्स एंड आर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट। तो अगेन ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, यहाँ एल से लाइव्स और एल से लेबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द लाइन फ्रॉम द पोम इन कॉलम 1 विद देयर एक्सप्रेशंस इन कॉलम 2। चूज द एप्रोप्रिएट पोएटिक डिवाइसेस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इन कॉलम 3। तो जैसे कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ क्या है, कॉलम 1 में हमारी कुछ लाइन है। अब उनका क्या मीनिंग है हमें उसमें मैच करना है और कौन से पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज करा गया है वो बताना है। जैसे कि हमारी पहली लाइन है, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, प्यारी सी हमारी शक्तिशाली माता। तो ये क्या दिखा रहा है, ये थर्ड से मैच हो जाएगा। द अर्थ इज बीइंग गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हमारा वो पोएटिक डिवाइस होता है जब नॉन लिविंग थिंग या नेचर को ह्यूमन जैसी एबिलिटीज दे दी जाएं, ह्यूमन जैसे इमोशंस दे दी जाएं। ऑफकोर्स ये धरती है बट इनके अंदर फीमेल एक मदर जैसी तो नहीं होंगे ना इमोशंस। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन, एक पर्सन की तरह उन्हें पर्सनैलिटी दी जा रही है, इमोशंस दिए जा रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो थर्ड से मैच हो जाएगा। द अर्थ इज बीइंग गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटी, अर्थ को क्या, ह्यूमन जैसी क्वालिटीज दी गई हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो किससे मैच हो जाएगा, थर्ड से। देन द वेल्थ ऑफ आर वैलीज न्यू गार्नर्ड राइप, जो आप क्या हैं, हमारी वादियों की संपत्ति हैं जो नई ताज़ी कटी हुई फसल निकली है। तो ये किससे मैच हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल है, इमेजरी का, इसलिए जो हमारा सेकंड है वो मैच हो जाएगा फर्स्ट से। क्रिएट अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन एंड अपील टू द सेंसेस, तो जब यहाँ कहा जा रहा है कि जो वादियाँ हैं उसकी आप संपत्ति हैं और अभी नई नई कटी हुई फसल निकली है, तो हमारे माइंड में क्या, एक इमेज क्रिएट होती है। और जब हमारी माइंड में जो इमेज क्रिएट करे उसी पोएटिक डिवाइस को हम इमेजरी कहते हैं, राइट। हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि जस्ट अभी नई नई फसल निकली है कटी हुई, राइट। तो ये इमेजरी का एग्जांपल हो जाएगा। तो फर्स्ट का हमारा थर्ड हो गया, सेकंड का हमारा फर्स्ट हो गया। देन दाउ आर्ट द सीड एंड द साइट, तो ये फर्स्ट थर्ड जो है सेकंड से मैच हो जाएगा। इम्प्लाइड अ कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड रीपिंग विद बिगिनिंग एंड एंड ऑफ लाइफ, तो यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करा गया है, मेटाफर, राइट। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो एक तरफ क्या है, सीड जो कि बीज है, और एक तरफ क्या है, साइज जिससे फसल को काटी जाती है। तो ये कंपैरिजन दिखा रहा है स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का और एंडिंग का, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। तो इन हमारी तीन लाइन में फर्स्ट में पर्सोनिफिकेशन, दूसरे में इमेजरी और तीसरे में मेटाफर का यूज करा गया है। फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, सेकेंड का हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड का हो जाएगा सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो एक बार आप इसे अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, certain words or phrases are repeated in the line of the poem. For example, the gold of our field and the gold of our fruit. तो हमारी पोम के लाइंस में क्या होता है, कुछ लाइंस को बार बार रिपीट करा जाता है, जैसे कि हमारे फील्ड, हमारी खेतों के सोने, हमारे फलों के सोने। Find more such repetition from the poem. What is the poet purpose of using repetition in the poem? तो हमें भी एक ऐसा ही repetition ढूंढना है हमारी पोम से कि कौन सी लाइन है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। और पोएट जब ऐसी repetition को यूज़ करते हैं, मतलब एक लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, तो उससे उनका क्या मतलब होता है, क्या पर्पस होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी एक लाइन है, एक तो है वी ब्रिंग दी आर सॉन्ग एंड आर गार्लैंड फॉर ट्रिब्यूट, हम अपने गाने लेकर आते हैं, हम गार्लैंड्स फूलों की माला लेकर आते हैं आपके सम्मान में, और वी ब्रेव दी, हम आपकी प्रेरणा करते हैं। तो ये दो लाइन्स हैं जिनको बार बार रिपीट करा गया है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, द पोएट यूजेज रिपीटेशन टू मेक पोम रिदमिक एंड म्यूजिकल, एक तो ताकि थोड़ी सी पोम में रिदमिक आए, थोड़ी सी म्यूजिकल लगे। हाईलाइट्स ग्रैटिट्यूड, इसके थ्रू वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपना सम्मान एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसे लोग गार्लैंड्स फूलों की माला लेकर आ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा कर रहे हैं। एंड ब्रिंग द कम्युनिटीज वॉइसेस टुगेदर इन प्रेज, और ऐसा लग रहा है कि सारी कम्युनिटी साथ में गॉड की क्या कर रही है, जो लॉर्ड हैं उनको प्रेज कर रही है, उनकी तारीफ कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट, द पोम यूजेज सिम्बोलिज्म टू कन्वे डीपर मीनिंग, तो हमारी पोम में सिम्बलिज्म का यूज़ करा गया है जिसमें बहुत डीपर वेज में बताया गया है। लाइक बात आपको नॉर्मल सी लगेगी बट उसका एक्चुअल में कुछ और मीनिंग है, उसी को हम सिम्बलिज्म कहते हैं, जिससे और ज़्यादा गहरी बात को एक्सप्रेस करा जाता है। मैच द सिम्बल्स इन कॉलम 1 विद द मीनिंग्स दे कन्वे इन कॉलम 2, तो कॉलम 1 में हमारे ऐसे कुछ सिम्बल दिए हैं और कॉलम 2 में वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो दिया है। तो चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं।
हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो थर्ड से मैच हो जाएगा, जो कि क्या है, पृथ्वी, तो अर्थ है। तो पृथ्वी किस चीज़ को दर्शा रही है, फर्टाइल लैंड, मदरहुड, नर्चरिंग एंड अ सोर्स ऑफ ऑल लैंड। तो यहाँ क्या दिखा रही है, एक ऐसी ज़मीन जिसपे खेती हो पाती है, एक माँ की तरह धरती को दिखाया गया है जो कि हम सबको पाल रही है, हम सब उसके ऊपर पनप रहे हैं और हम सब के लिए एक सोर्स है ज़िंदगी का। फिर वो एनिमल्स हो जाएं, प्लांट्स हो जाएं, इंसान हो जाए, कोई भी हो जाए, धरती पृथ्वी की ही वजह से हम सब जिंदा हैं। तो फर्स्ट का हमारा थर्ड हो जाएगा। देन सेकंड, सूर्य किससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट से। जो लाइट है, जो एनर्जी है, जो लाइफ है, जो कि क्या दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है वार्मथ को। इसी लाइट की वजह से, इसी सनलाइट की वजह से प्लांट्स जो हैं ग्रो कर पाते हैं, प्रॉस्पर कर पाते हैं। देन उसके बाद लास्ट है हमारा वरुणा, जो कि सेकंड से मैच हो जाएगा। मर्सी एंड नरिशमेंट क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेंस। अगर आपकी क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके लिए रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के वजह से जो रेनफॉल है, उनकी कृपा की वजह से और उनके इसी नरिशमेंट की वजह से जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर पाती हैं, नरिश्ड हो पाती हैं, पनप पाती हैं, राइट। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ क्या है, हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है, वी ब्रिंग दी आर सॉन्ग्स एंड आर गार्लैंड फॉर ट्रिब्यूट। हम रिस्पेक्ट में आपके लिए गाने लाते हैं, हम आपके सम्मान में फूलों की माला लाते हैं। द गोल्ड ऑफ आर फील्ड, द गोल्ड ऑफ आर फ्रूट। हम अपने खेतों का सोना लाते हैं, हम अपने फलों का सोना लाते हैं। ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस वी हेल दी। ठीक है, हमको एक प्यारी सी चमकती हुई सी रोशनी देने वाले हम आपका क्या करते हैं, हम आपकी प्रेरणा करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी तारीफ करते हैं। ओ सूर्या विथ सिंबल एंड फ्लूट। हम सिंबल बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और उससे आपको क्या करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। What does the act of bringing songs and garland as tribute suggest about the people's relationship with the divine? तो जिस तरीके से जो लोग हैं वो गाना लेकर आ रहे हैं, फूलों की माला लेकर आ रहे हैं, इससे क्या दिख रहा है कि लोगों का क्या रिलेशनशिप है डिवाइन के साथ, मतलब गॉड के साथ, जिसमें भी वो मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे फियर द गॉड एंड विश टू काम देम इन एनी पॉसिबल वे। क्योंकि उन्हें भगवान से, गॉड से डर लगता है और वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से शांत हो जाएं, इसलिए उन लोग ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे हैव अ डीप सेंस ऑफ रेवरेंस एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन। उनके दिल में बहुत ज़्यादा डीप रिस्पेक्ट है। रेवरेंस मतलब क्या होता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान होना। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा डीप रिस्पेक्ट है और ग्रैटिट्यूड है, वो आभारी हैं नेचर को लेके, डिवाइन को लेके। देन दे आर फोर्स टू परफॉर्म रिचुअल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन। उनको ये सब ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, उनको तो गॉड से कोई लेना ही देना नहीं है। देन दे डिपेंड ऑन द गॉड्स फॉर देयर डेली नीड्स एंड एक्टिविटी। क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट है, गॉड से डेली नीड्स, अपनी ज़रूरतमंद रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ज़रूरत है, उस पर डिपेंड है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हम सबको पता है, हम सब ने पोम पढ़ी, वो ये सब आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ डिवोशन कर रहे हैं। ठीक है, next, complete the following sentences suitably. The word gold in the phrases the gold of our field and the gold of our fruit symbolize. तो यहाँ क्या गोल्ड यूज करा गया है कि हमारे खेतों का सोना, हमारे फलों का सोना। तो इसका ये मतलब नहीं है लिटरल मीनिंग कि गोल्ड मतलब सोना ही है उनकी खेतों में, बल्कि यहाँ गोल्ड का क्या मीनिंग है, प्लेंटी एंड फुलनेस ऑफ द हार्वेस्ट। जो उनके खेत हैं वो क्या पके हुए, हार्वेस्ट खेती से भरे हुए हैं, वहाँ अनाज उग रहे हैं, वहाँ राइस ग्रो कर रही है, वहाँ वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ उसकी प्लेंटी, वो इतने सारे हैं अमाउंट में, उसको दिखाया जा रहा है, उसकी रिचनेस को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाउ डज द डिस्क्रिप्शन ओ गिवर ऑफ द मेलोइंग रेडियंस हेल्प अस अंडरस्टैंड सूर्याज रोल्स इन द हार्वेस्ट। तो जिस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन आया है कि हमें क्या अच्छी सी सॉफ्ट सी सनलाइट देने वाले, हमें धूप रोशनी देने वाले, इससे हमें सूर्य मतलब सूरज का क्या रोल है हार्वेस्टिंग में, खेती में, हमें क्या समझ में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट शोज दैट सूर्य द सन हेल्प द क्रॉप्स ग्रो एंड राइपन बाय गिविंग जेंटल लाइफ गिवन लाइट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो सूरज है, जो सूर्य है, उसके वजह से क्रॉप्स ग्रो कर पाती हैं, पक पाती हैं, और उसी लाइफ गिवन लाइट की वजह से वो पक पाती हैं, प्रॉस्पर हो पाती हैं, ग्रो कर पाती हैं। तो सूर्य का एक बहुत एसेंशियल रोल है क्रॉप्स को ग्रो करने में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट, fill in the blanks by selecting the correct option from those in the given brackets. तो यहाँ क्या है, इनकम्प्लीट हमारा आंसर है, ऑप्शन ब्रैकेट में से चूज करके हमें कंप्लीट करना है। The use of symbol and flute signifies joy and celebration. तो जिस तरीके से सिंबल मतलब वो सिंबल बजाया जा रहा है, बांसुरी गाई जा रही है, तो ये क्या दिखा रहा है कि जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और वो इस बात को, फसल की खेती के लिए बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस फेस्टिवल को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इस गाने को गा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉय एंड सेलिब्रेशन।
सेलिब्रेशन। देन नेक्स्ट ऑल वॉइसेस, अब सारी आवाजें साथ में क्या बोलती हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, आप इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, आप हम सब के राजा हैं। फादर इटर्नल इनएफेबल ओम, आप हम सब के हमेशा के लिए पिता हैं। आप एक ऐसे ओम, आप एक ऐसे डिवाइन हैं जिनको हम अपनी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। दाओ आर्ट द सीड एंड द साइज ऑफ आवर हार्टबीट, आप ही हमारी खेती की जो फसल होती है उसका छोटा सा बीज होता है वो भी आप ही हैं, और जब फसल कट के तैयार हो जाती है तो वो भी आप ही हैं। दाओ आर्ट आवर हैंड्स एंड आवर हार्ट एंड आवर होम, आप हमारे हाथों में हैं, आप हमारे दिलों में हैं और आप हमारे घरों में हैं। इन द फ्रेज लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, व्हाट डज द वर्ड बीइंग मोस्टली रिफर टू, तो जब कहा गया है कि आप हम सब के एक तरीके से लॉर्ड हैं, राइट, एक तरीके से हम लोगों के वो हैं क्या, किंग हैं, एक तरीके से लॉर्ड हैं हम सबके, तो इससे उनका मतलब क्या है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, बीइंग से क्या मतलब है, फिजिकल बॉडी, इंटायर एग्जिस्टेंस, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या अर्थली पोजीशन। तो यहाँ किसकी बात करी जा रही है कि एक उनका एंटायर एग्जिस्टेंस है, एक बीइंग है, उनकी बात करी जा रही है कि हमारा ये जो पूरा एग्जिस्टेंट है आप उस सब के क्या हैं, लॉर्ड हैं, राइट, ठीक है, आप हमारे उन सब के भगवान हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ क्या एक स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। द इमेजरी ऑफ द सीड एंड साइज सिंबलाइजेज द डिवाइन रोल एज बोथ द बिगिनिंग क्रिएशन एंड द एंड ऑफ द हार्वेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, तो ये जो लाइन आई है कि आप ही हमारे बीच हैं और आप ही हमारा जब फसल कटती है तो वो भी आप हैं, तो इसमें क्या क्या गया है, डिवाइन मतलब हमारे गॉड का रोल दिखाया गया है कि कैसे किसी क्रिएशन का, वो किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी शुरुआत होती है, मतलब कैसे एक बीज ग्रो करता है और फिर वो फाइनली एक प्रॉपर क्रॉप बन के कट जाता है, उसका हार्वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स ट्रू है, राइट, इसी कंपैरिजन के थ्रू इसी चीज़ को दिखाया गया है, मतलब एक एग्रीकल्चर साइकिल को दिखाया गया है कि एक बीज डालते हैं, फिर वो ग्रो करता है, फिर उसकी फसल बन के वो खेती कट जाती है। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन द फॉलोइंग, तो यहाँ क्या है, कुछ हमें ऐसे फ्रेजेस निकालने हैं जिनका सेम मतलब है। द डिवाइन एज अ टाइमलेस एवर लास्टिंग प्रेजेंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फादर एटर्नल। एटर्नल मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जो कि कभी लाइक मरे ना, हमेशा जीवित रहे, तो वो चीज़ जो कि टाइमलेस है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, एवर लास्टिंग मतलब हमेशा उनकी प्रेजेंस है। तो हमारा ये जो फ्रेज है फादर एटर्नल, कि आप हमेशा के लिए हमारे पिता हैं, वो इसी बात को दिखाता है। देन नेक्स्ट, बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रीहेंशन और डिस्क्रिप्शन, कि इंसान अपनी लफ्ज़ों में, अपनी बातों में, अपने एक्शन में उस बात को एक्सप्लेन ना कर पाए, समझा ना पाए, डिस्क्राइब ना कर पाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इनएफेबल होम। इनएफेबल ही मतलब होता है कि कोई चीज़ इनडिस्क्राइबेबल हो, आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएँ, बयां ही नहीं कर पाएँ, राइट, हमारे ह्यूमंस की लिमिट के परे होती है वो चीज़। देन नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट दीज लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट आर स्पोकन एज अ कोरस, तो ये जो हमने जस्ट अभी लाइन पढ़ी है इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इसको सब एज अ कोरस गा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कोरस क्या होता है। कोरस क्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कोई गाना साथ में गाते हैं। तो हमें ये बात कैसे समझ में आएगी कि ये पूरा जो सॉन्ग है वो एज अ कोरस मतलब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल गा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द लाइन्स आर स्पोकन एज कोरस बिकॉज ऑल वॉइसेस शो दैट द होल कम्युनिटी इज प्रेजिंग टुगेदर, इसको एज अ कोरस एज अ ग्रुप में ही सब गा रहे हैं, क्योंकि हमारी पोम में क्या लाइन आती है, ऑल वॉइसेस मतलब सारी आवाजें साथ में मिलकर इस गाने को गा रहे हैं और गॉड को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, गॉड की तारीफ कर रहे हैं। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाई डू द फार्मर्स हेल द गॉड ऑफ रेन, जो फार्मर्स हैं, जो बारिश के जो गॉड हैं, राइट, वो उनकी तारीफ क्यों करते हैं, उनको एक तरीके से प्रणाम क्यों करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द फार्मर्स हेल द गॉड ऑफ रेन बिकॉज रेन हेल्प्स देयर क्रॉप्स ग्रो एंड दे थैंक वरुणा फॉर गिविंग रेन एंड ड्यू टू देयर फील्ड। तो जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, जो गॉड ऑफ रेन है उनको एक तरीके से उनको सम्मान करते हैं, राइट, उनको एक तरीके से उनके आगे ऐसे लाइक बो करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसी बारिश की वजह से जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर पाती हैं, और इसलिए वो वरुणा को थैंक यू करते हैं कि वो क्या बारिश लाते हैं उनकी खेतों के लिए, और फील्ड्स में जो ओस होती है, राइट, प्लांट्स पर जो बूंदें होती हैं पानी की, जो फसलों में, जो खेतों में ओस की बूंदें दिखती हैं, तो वो लाते हैं। तो इसी बारिश की वजह से क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर पाती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको हेल कर रहे हैं, एक तरीके से तारीफ कर रहे हैं उनकी। देन नेक्स्ट,
वॉट इज बींग रिफर टू एज अ वेल्थ ऑफ आर वैलीज, वाई, तो किस चीज़ को बोला गया है कि ये हमारी वादियों की संपत्ति है, दौलत है, और क्यों बोला गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द फ्रेज वेल्थ ऑफ आर वैली मीन्स द फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स, तो जो अभी जस्ट रिसेंटली फ्रेशली कटी हुई जो क्रॉप्स निकली हैं, राइट, जो खेती निकली है, उसे ही वादियों की संपत्ति कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉप्स बहुत टाइम तक ग्रो करती हैं, फिर वो कट के बाहर जाएंगी, बिकेंगी, और उससे पैसा आएगा, वेल्थ आएगी, इसलिए उसको वेल्थ कहा गया है। दीज क्रॉप्स शो द रिच प्रोड्यूस ऑफ द वैलीज एंड स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। इसके साथ साथ ये क्रॉप्स बिकेंगी और हमें भी खाने को मिलेंगी, हम सबके प्लेट में खाना आएगा। तो ये क्या दिखा रही हैं कि कैसे इतनी वादियों में इतनी सारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं जो कि उनके लिए एक संपत्ति जैसा है, राइट, प्रॉस्पेरिटी एकदम ऐसे अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, स्टेट वन रीजन वाई द वुमेन रिफर टू द अर्थ एज अ सोर्स ऑफ मैनी फोल्ड ग्लैडनेस। तो एक रीजन बताना है कि क्यों जो वुमेन है उनको क्या अर्थ का एक सोर्स ऑफ मैनी फोल्ड ग्लैडनेस कहा गया है, क्या बहुत सारी खुशियों का एक जरिया हो, ऐसे अर्थ को कहा गया है। क्यों कहा गया है? द वुमेन रिफर टू द अर्थ एज अ सोर्स ऑफ मैनी फोल्ड ग्लैडनेस, अर्थ को ऐसा इसलिए कहा गया कि वो बहुत सारी खुशियों का एक तरीके से जरिया है, क्योंकि मदर अर्थ प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड लाइफ। सबसे पहले जो हमारी मदर हैं वो हमें खाना देती हैं, फल, सब्जी, अनाज सब मिट्टी मदर अर्थ से ही आता है। फिर उसके बाद हमें शेल्टर भी उन्हीं से मिलता है, लकड़ियाँ काट के हम अपना घर बनाते हैं, जिंदगी हमें उन्हीं से मिलती है, हमें हैप्पीनेस मिलती है, सस्टेनेंस एंड वेल बीइंग टू ऑल, हमें एबिलिटी मिलती है कि हम सर्वाइव कर सकें और हम सब खुशी के साथ रह सकें। तो ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अर्थ है, घर ही अर्थ ही ना हो तो घर कहाँ बनाएंगे हम, फसल कहाँ उगाएंगे। तो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ अर्थ, और इसी तरीके से वो बहुत सारी खुशियों का एक सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डज एवरी वन इन द पोम ऑफर देयर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट। तो हमने देखा कि पोम में सब अपना क्या लेबर देते हैं एज अ ट्रिब्यूट, लाइक अपनी मेहनत देते हैं ट्रिब्यूट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एवरी वन इन द पोम गिव्स देयर लेबर फॉर ट्रिब्यूट टू थैंक गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना लेबर, अपनी मेहनत दे रहे हैं ताकि वो गॉड को शुक्रिया अदा कर सकें कि इतनी अच्छी फसल उन्होंने ग्रो करी, राइट, सनलाइट दी, रेनफॉल दिया, अच्छी मिट्टी दी, एंड टू शो देयर यूनिटी एंड जॉय इन द सीजन। और इस मौसम में वो कितना ज़्यादा खुश हैं और सब एक दूसरे के साथ हैं, साथ में गाना गा रहे हैं, इस चीज को वो शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, Why has the poet presented the poem as a voice of men, women and all voices? तो हमने देखा कि जो पोएट हैं पहले वो क्या कहती हैं कि आदमी गा रहे हैं, फिर औरतें गा रही हैं, फिर सारी वॉइसेस सब साथ में गा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा पोम में ऐसा क्यों करा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट शो द पोम एज अ वॉइस ऑफ men, women and all voices to show that the whole community, men and women together joins the unity and thanks to celebrate the harvest and praise nature and God। तो पोएट ने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि यहाँ आवाज़ें हैं, जो आदमी की आवाज़ें हैं, जो औरतें की आवाज़ें हैं, ये दिखता है कि सारे लोग जो हैं, फिर वो चाहे आदमी हो औरत हो, सब आके गाना गा रहे हैं, एज अ होल कम्युनिटी वो साथ हैं, साथ में जुड़े हुए हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किसको? गॉड का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एक अच्छी हार्वेस्ट का, नेचर की तारीफ कर रहे हैं, गॉड की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि सारी औरतें, सारी आदमी, सब लोग साथ में गा रहे हैं, एक यूनिटी को दिखा रहा है और रिस्पेक्ट दिखा रहा है गॉड और नेचर के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट क्रिएट द जॉयस एटमॉस्फेयर ऑफ द रूरल इंडिया एट हार्वेस्टिंग टाइम। तो पोएट कैसे एक बहुत ही शानदार सा माहौल बना देते हैं, वहाँ जो लोग हैं वो कैसे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बना देते हैं जब हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की, जब फसल काटी जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट क्रिएट्स अ हैप्पी सीन ऑफ रूरल इंडिया। तो कैसे वो हमारे माइंड में एक बहुत ही प्यारा सा सीन बनाते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं कि कैसे फसल कटते टाइम जो गाँव के इलाके हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यूजिंग विविड इमेजरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, विविड इमेजरी यूज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं। फिर क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करा गया है, जैसे कि सिंबल यूज करा गया है, बांसुरी बजाई जा रही है, ड्रम बजाए जा रहे हैं, एंड वर्ड्स ऑफ प्रेज एंड थैंक्स, लोग प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुक्रिया अदा बोल रहे हैं। तो इन सब के थ्रू वो एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं जिसमें हम सब कुछ इमेजिन कर पाते हैं कि सब बहुत खुश हैं, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, फूलों की माला लेके जा रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, वाई इज पोम प्रेजेंटेड एज अ हिम। तो ये जो पोम है एक नॉर्मल पोम भी हो सकती थी, इसको एज अ हिम मतलब एक अ सॉन्ग ऑफ प्रेज फॉर गॉड ही क्यों दिखाया गया है, राइट। हिम क्या होता है? एक तरीके का गाना होता है जो कि हम गॉड को प्रेज करते हुए गाते हैं, उनकी तारीफ करते हुए गाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द पोम इज प्रेजेंटेड एज अ हिम बिकॉज इट अ सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड डिवोशन, क्योंकि ये गाना ही प्रेज और डिवोशन का है। यहाँ हम पूरे गाने में ही क्या कर रहे हैं? गॉड की तारीफ कर रहे हैं और उनको लेके डिवोटेड हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एक्सप्रेसिंग
स्पिरिचुअल ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर एंड द डिवाइन फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ द हार्वेस्ट। तो यहाँ क्या हम दिखा रहे हैं कि हम कितना आभारी हैं कि वो कैसे हार्वेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, फसल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और उनकी ब्लेसिंग जो भी वो हमें आशीर्वाद देते हैं, राइट, जो भी हमें चीज़ें सनलाइट देते हैं, वाटर देते हैं, सॉइल देते हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कैसे इन सब की वजह से जो हमारी फसल है, जो हमारी क्रॉप है, वो ग्रो कर पाती है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द पिक्चर्स ऑफ द फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर यूज इन कॉलम 2, देन फिल इन द ब्लैंक्स इन कॉलम 3 टू कंप्लीट द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, कॉलम 1 में ये हमारे ऐसे टूल्स दिए गए हैं, फिर उनका मतलब क्या है, और यहाँ इनका एक तरीके से ऐसे इनकम्प्लीट दिया गया है, इसको हमें भरना है और बताना है। जैसे कि ये क्या है, SICLE, सिकल, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिकल हो जाएगा। तो जो फर्स्ट है वो किससे मैच होगा, थर्ड से। क्या है, हैंड हेल्ड टूल विद अ कर्व्ड ब्लेड अटैच टू अ शॉर्ट हैंडल टू इट इज़ यूज फॉर कार्विंग। तो एक छोटा सा हैंडल होता है और इसकी जो ब्लेड होती है वो ऐसे कर्व्ड होती है, तो फसल काटने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिकल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देन सेकंड क्या है, साइथ। ठीक है, तो साइथ जो है यहाँ क्या आ जाएगा, SY, यहाँ ये दिया हुआ है SYTHE, साइथ। तो ये किससे मैच हो जाएगा, ये हमारा मैच हो जाएगा सिक्स्थ से, राइट, सेकंड का सिक्स्थ हो जाएगा। अ हैंड हेल्ड टूल विद अ लॉन्ग कर्व्ड ब्लेड अटैच टू अ लॉन्ग हैंडल यूज फॉर कटिंग टॉल ग्रास। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसकी ब्लेड भी ऐसे कर्व्ड है, तो लंबी लंबी घास काटने के लिए इसका यूज करा जाता है, इसका यूज़ करा जाता है, तो इसे हम साइथ बोलते हैं। तो फर्स्ट का हो गया थर्ड और सेकंड का हो गया सिक्स, देन थर्ड को हम किससे मैच करेंगे, फोर्थ, और इसे बोलते हैं हम प्लाउ, राइट, ये क्या है, प्लाउ है। तो हमारा थर्ड जो है किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ से। अ टूल पुल्ड बाय ऑक्सन, जो एक टूल होता है ना, इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको जो ऑक्सन है, जो बैल है, वो इसे खींचता है। इट इज़ यूज फॉर टर्निंग ओवर द सॉइल इन द फील्ड सो दैट सीड्स कैन बी सोन और प्लांटेड। तो इसको क्या, बैल जो है खींचता है और ये ऐसे ज़मीन में, मिट्टी में चलता है ताकि बीच में ऐसा लाइन बन जाए, गड्ढा बन जाए, ताकि बीज डाल दिए जाएँ। ठीक है, ओके, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं ट्रॉवेल। तो ट्रॉवेल का हमारा मैच किससे हो जाएगा, सेकंड से, राइट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सेकंड में क्या लिखा है हमारा, अ स्मॉल हैंड टूल यूज फॉर डिगिंग एंड मेकिंग शैलो फरोज, राइट, एक छोटा सा ऐसा हैंड टूल होता है, छोटे छोटे गड्ढे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रॉवेल का यूज़ करते हैं। देन हमारा जो फिफ्थ है वो फर्स्ट से मैच हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा RKE, रेक। ठीक है, तो रेक का हमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो शेप है वो ऐसा है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है हमारा। अ टूल विद अ लॉन्ग हैंडल विद अ मेटल टीथ फॉर कलेक्टिंग हे और लीव्स, राइट, ये ऐसा होता है, इसके जो आगे के जो दांत होते हैं, जो पार्ट होता है, ये मेटेलिक होता है, पत्ते या सूखे हुए पत्ते हटाने के लिए, उठाने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। एंड देन हमारा लास्ट क्या है, स्पेड। तो सिक्स का जो है फिफ्थ से मैच हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है आपको, राइट, इसको हम बोलते हैं ना, इसको आई थिंक हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, अ फार्म टूल हैविंग अ फ्लैट रेक्टेंगुलर ब्लेड अटैच फॉर अ लॉन्ग वुडन हैंडल यूज फॉर डिगिंग सॉइल। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे, जब हम गड्ढा करते हैं, पूरा मूवीज़ में देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो हम इसका यूज़ करते हैं, इसको इंग्लिश में हम स्पेड कहते हैं। तो ये हमारे सारे आंसर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द बॉक्स बिलो। सर्कल द वर्ड्स और phrases in the sentences that help you infer the meaning. One example has been done for you. तो यहाँ क्या है, हमें अंडरलाइन वर्ड में क्या, हमें इनके सिनोनिम देने हैं और इनका जो मीनिंग है वो हमें बताना है कि अंडरलाइन वर्ड्स के नीचे क्या सिनोनिम दिखा रहा है। ठीक है, और जो किससे आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, आपको उसको सर्कल करना है। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल क्या दिया है, द किंग वॉज बेनिफिशिएंट टू द पुअर बिकॉज ही टुक गुड केयर ऑफ देम। जो किंग था वो क्या था, बहुत ज़्यादा दयालु था गरीबों के साथ, क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करा करता था। तो यहाँ क्या है, बेनिफिशिएंट, तो इसका हमारा हमने अपने बॉक्स से क्या लिया, काइंड। बेनिफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत ज़्यादा दयालु हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो। ठीक है, तो हमें ये कैसे समझ में आया कि वो कैसे दयालु हैं, क्योंकि वो उनका ख्याल रखा करते थे। तो हमें आगे के भी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, अंडरलाइन वर्ड्स के बदले हमें ये सिनोनिम्स लिखने हैं, और कैसे हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ ये सिनोनिम आएगा वो हमें लिखना है। तो एक बार आप इस एग्जाम्पल को समझिए, फिर जो हमारे आगे के क्वेश्चन है वो हम कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, तो चलिए अब हम अपने आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ही वॉज म्यूनिफिसेंट टुवर्ड द नीडी एंड डोनेटेड अ लॉट फॉर देयर हेल्थ केयर। तो वो क्या थे, म्यूनिफिसेंट का क्या आ जाएगा, जेनरस। वो काफ़ी ज़्यादा दयालु थे ज़रूरतमंद लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा डोनेट करा करते थे उनकी हेल्थ केयर के लिए। तो ये हमने जेनरस वाला कैसे समझा कि कहाँ से, डोनेटेड अ लॉट। एक इंसान जेनरस दयालु तभी होगा ना जब वो लोगों को बहुत सारी चीज़ें देगा, जेनरस होगा, राइट, काइंड तभी होगा। तो म्यूनिफिसेंट का हमारा एक क्या हो जाएगा, मीनिंग सिनोनिम क्या हो जाएगा, जेनरस। और हमने कैसे समझा, डोनेटेड अलॉट, मतलब बहुत कुछ दिया, एक जेनरस इंसान ही दे सकता है। देन नेक्स्ट, व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब ऑल हिज फ्रेंड गेव हिम सकर बाय सपोर्टिंग हिम विद मनी। जब उसकी जॉब छूट गई तो सबने उसकी मदद करी। सकर मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो यहाँ हम कैसे समझे, यहाँ जाएगा बाय सपोर्टिंग, उन लोगों ने उसको सपोर्ट करा पैसों के साथ। तो यहाँ हमारा हाईलाइट क्या हो जाएगा, बाय सपोर्टिंग। यहाँ हो जाएगा हमारा डोनेटेड अलॉट। देन नेक्स्ट, व्हेन द सन रेज केम इनटू द डार्क रूम द होल रूम वाज फुल ऑफ रेडियंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्राइटनेस। तो जैसे ही जो सूरज की जो किरणें हैं वो उस काले अंधेरे कमरे में आई तो जो पूरा कमरा है वो रोशनी से भर गया। रेडियंस मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस। ये हमने कैसे समझा, फुल ऑफ, कि पूरा कमरा भर सा गया, फुल सा हो गया, राइट। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल वॉज सो स्पीचलेस विद इनएफेबल जॉय व्हेन शी गॉट हर बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर आंट। तो इनएफेबल मतलब क्या होता है, इनडिस्क्राइबेबल, जब आप किसी चीज़ को अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाए। तो ये हमने कैसे समझा, स्पीचलेस, कि वो बोल ही नहीं पाई, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। म्यूनिफिसेंट, जेनरस, सकर, हेल्प, रेडियंस, ब्राइटनेस और इनफेमेबल, इनडिस्क्राइबेबल। और इन सब वाले जो हमने सेंटेंसेस हाईलाइट करें हमारे फ्रेजेस, बाय सपोर्टिंग, डोनेटेड अलॉट, फुल ऑफ और स्पीचलेस, इससे हमें समझ में आया कि यहाँ हमारा सिनोनिम कौन सा आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू हैव लर्नड अबाउट सम आर्केक वर्ड्स। हमने जस्ट अभी आर्केक वर्ड्स के बारे में पढ़ा। आर्केक वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि पुराने टाइम में यूज़ करे जाते थे, एंशिएंट हैं, बहुत पुराने हैं, बट अब यूज़ नहीं करे जाते हैं। सम मोर आर्केक वर्ड्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ हमें नीचे भी कुछ ऐसे ही आर्केक वर्ड्स दिए गए हैं। रिफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड कॉमनली यूज वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग। तो डिक्शनरी यूज़ करके आप क्या करिए, इनके कॉमनली यूज वर्ड्स जो हैं, जो सिमिलर हैं मीनिंग में, इन्हें हमें निकालना है। तो जैसे पहले मोरो था तो उसका क्या हो जाएगा हमारा टुमोरो, जिसे हम कल बोलते हैं। देन हिदर का क्या हो जाएगा, हिदर का हमारा हो जाएगा हियर। कोथ का क्या हो जाएगा, सेट। बिटविक्स्ट का क्या है, बिटवीन हो गया है। यॉन्डर मतलब क्या होता है, उस तरफ या वहाँ, ऐसे पॉइंट जब करते हैं उस साइड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम ओवर देयर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आर्केक वर्ड्स हैं और आज के टाइम में हम उन्हें ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उनका मीनिंग है। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।